So friends, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 साउंड का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कि साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड सेकंड टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ साउंड। अलग अलग टाइप्स के हम लोग साउंड निकालते हैं। आप खुद ही अपनी साउंड को देखिए, कभी आप हल्की आवाज निकालते हैं, कभी आप बहुत तेजी से आवाज निकालते हैं, कभी आप सुरीली आवाज निकाल रहे हैं, कभी आप भोंडी आवाज निकाल रहे हैं, कभी आप अलग टाइप की आवाज निकालते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप्स की साउंड होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड हमारा लास्ट टॉपिक होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या, चाहे वो आपका सितार हो गया, आपका गिटार हो गया, आपका वायलिन हो गया, आपका फ्लूट हो गया, और भी जितने भी ढोलक हो गए, ठीक है, तबला, ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या इनमें भी वाइब्रेशन के जरिए से ही साउंड प्रोड्यूस होती है या कोई और सा फड़ना यहाँ पे काम करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो हमने पीछे पढ़ा था, यानी कि जो हमारा चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज उसका रिवाइज करना, उसका पढ़ना जरूरी है। वो आपके आज के टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है, इस वजह से उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। भाई हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। चैप्टर ही साउंड है, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात आएगी कि साउंड जो निकल रही है, चाहे वो किसी डिवाइस से निकल रही है, चाहे वो कहीं से भी निकल रही है, किसी ह्यूमन बीइंग से निकल रही है, कहीं से भी निकल रही है, तो वो साउंड प्रोड्यूस हो कैसी रही है, कैसे वो निकल रही है, कैसे वो प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने देखा था कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। अब अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स में वाइब्रेशन कहाँ होती है, तो अगर आप अपने थ्रोट रीजन जो आपका गला वाला है हिस्सा है, अगर आप उस पर जरा अपनी फिंगर को रख करके देखें तो वहां पे आपको वाइब्रेशन फील होगी। वो जो वाइब्रेशन फील हो रही है वो वाइब्रेशन कहाँ हो रही है? वो आपकी वाइब्रेशन हो रही है आपके वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन हो रही है। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके थ्रोट रीजन में, जो आपका विंड पाइप है ना, विंड पाइप के ऊपर, सबसे ऊपर जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वहीं पे साउंड प्रोड्यूस होती है। उन वॉइस बॉक्स को अगर आप ओवरव्यू देखें तो वहां पे आपको वोकल कॉर्ड्स दिखाई देंगे, और वही वोकल कॉर्ड्स जब खुलते और बंद होते हैं तो वही वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी से हमारी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, हम लोग साउंड निकाल पाते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी में जो मेन ऑर्गन है जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, उस ऑर्गन का नाम क्या है? लेरिंग्स, यानी जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और उन वॉइस बॉक्स में अगर आप ओवरव्यू देखें, उनको ऊपर से देखें, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई देंगी जो कि खुलती और बंद होती हैं। और ये खुलती और बंद कब होती है? जब हम लोग बोलते हैं तो हवा पास होती है, इससे हवा पास होती है तो ये खुलती है और उसके बाद बंद होती है। तो यही वजह है कि हम साउंड को ऐसे प्रोड्यूस कर पाते हैं। सेकेंड हमारा टॉपिक है हाउ साउंड ट्रेवल्स, कि साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करती है। हमने साउंड को निकाल तो लिया, ठीक है, साउंड कहीं से किसी भी डिवाइस से निकल रही है, वो वाइब्रेशन के थ्रू निकल रही है। वो वाइब्रेशन हमने देख लिया कि भाई अगर आप वैसे भी, अच्छा ये तो हमने ह्यूमन बीइंग्स में देख लिया कि वाइब्रेशन ऐसे हो रही है। अगर आप किसी डिवाइस को, जहाँ पे इसका स्पीकर है, कोई भी डिवाइस है, मोबाइल हो गया, आपका टैब हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, या कहीं बड़ा सा स्पीकर रखा हुआ है, डीजे जो स्पीकर होता है बड़ा सा, ठीक है, तो अगर आप उस पर हाथ लगाए तो आपको वहां पे वाइब्रेशन फील होगी। तो हर जगह जहां भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो इससे हमें मतलब ये बात प्रूव हो जाती है कि भाई साउंड जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। चाहे आप अपने थ्रोट रीजन में को टच करके देखें, या फिर ये कि आप अपने किसी भी स्पीकर को टच करके देखें। ओके, तो सेकंड टॉपिक तो हमारा क्या था? साउंड ट्रेवल कैसे कर रही है, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अब जो साउंड कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस होने के बाद जो किसी मीडियम में जो ट्रेवल करेगी, चाहे वो मीडियम आपका लिक्विड मीडियम हो, सॉलिड मीडियम हो, या फिर ये है कि आपका गैसियस मीडियम हो, तो वो जो साउंड ट्रेवल करेगी, साउंड जो हमारे कानों तक पहुंचेगी, बीच में जो मीडियम के थ्रू हमारे पास आएगी, वो कैसे ट्रेवल कर रही है? क्या वो लीनियर मोशन ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है, यही है कि वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, या टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, किस तरीके से वो ट्रेवल कर रही है? तो हमने देखा था कि साउंड जो ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव किसे बोलते हैं? तरंग, लहर के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, यानी कि टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे होती है। लहर देखी होगी आपने, पानी में भी आप देख सकते हैं कैसे लहर होती है, तो उस तरीके से साउंड ट्रेवल करती है। उसके बाद हमने देखा, ये एक इसके सब टॉपिक्स थे, हाउ साउंड ट्रेवल्स, कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, कि भाई साउंड को
ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अगर वो मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम की बात कर ले, वैक्यूम में देखो तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं। अगर वो वहां पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो साउंड जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो मेनली क्या होता है कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो जो साउंड उसके आसपास के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो गैसियस पार्टिकल हो, एयर के पार्टिकल्स हो, ये कि सॉलिड पार्टिकल्स हो, तो वो उनको भी वाइब्रेट करवाती है। ठीक है, उन्हीं के वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो ट्रेवल कर पाती है। तो अब चूंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं तो इस वजह से वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती है। और यही वजह है कि अगर कहीं पे आप वैक्यूम क्रिएट कर दें, मान लीजिए कि आपने कोई स्पीकर है, स्पीकर पे आपने जो है हाथ रख दिया अपना, ये कि वहां पे आपने कोई गिलास रख दिया या इसको ढक दिया, तो वहां की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो उसके पार्टिकल से, जो मीडियम था, जो पार्टिकल थे, उसको वहां पे रोक दिया आपने, यानी कि वहां पे आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इस वजह से आपके पास तक आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। और हमने ये देखा था कि सबसे अच्छा जो मीडियम होता है जिसमें साउंड बहुत अच्छे से ट्रेवल करती है, वो कौन सा मीडियम होता है? सॉलिड मीडियम होता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड में साउंड बहुत अच्छे से ट्रेवल करती है, सॉलिड मीडियम में। उसके बाद नंबर आता है आपका लिक्विड मीडियम का, उसके बाद नंबर आता है आपका एयर गैसियस का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था हाउ एयर कैच साउंड, कि हमारे जो कान है वो साउंड को कैसे कैच करते हैं। तो हमने एयर को, अपने पूरे एयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। ओके, और इसके बाद हमने देखा कि भाई आउटर एयर में पिन्ना आता है, मिडिल एयर में जो पिन्ना एंड ट्यूब आते हैं आपके आउटर एयर में, मिडिल एयर में 3 बोन्स होते हैं, उसके बाद इनर एयर में कैविटी होती है, फ्लूइड होता है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पार्ट 1 जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाइए और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि साउंड कैसे ट्रेवल कर रही है या साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ओके, और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि आप जरूर पढ़िए। साथ साथ हम लोग 10 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, 11 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। तो आप में से जिसको भी कोई से भी चैप्टर पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे सबके लिंक मिल जाएगी। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं आपको वहां पे मिल जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पहला हमारा टॉपिक क्या था कि साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है भाई, हमने साउंड को देख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, साउंड कैसे ट्रेवल कर रही है, और साउंड हमारे कानों तक भी पहुंच गए। अब हम देखते हैं कि साउंड की क्या विशेषताएं हैं, है ना? मतलब साउंड जो है वो कैसी होती है। एक तो आप अगर गौर करें तो साउंड जो होती है ना वो आपकी 2 तरह की दिखती है। एक तो पिच वाली साउंड होती है, मतलब पतली सी होती है ना साउंड, बिल्कुल ई करके जैसे आवाज निकालते हैं ना, बहुत सारे लोग जिनकी हाई पिच आवाज होती है कहते हैं भाई हाई पिच आवाज निकालो, पतली सी लेकिन ऊंची सी आवाज निकालो। और होती है एक दूसरी होती है लाउडनेस, मतलब जोर से आवाज निकालो। ठीक है, सो चूंकि अब यहाँ पे बात ये आ गई कि भाई साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि वेव को हम कैरेक्टराइज करते हैं 3 बेसिक क्वांटिटीज से, उसको हमें समझना होगा। देखिए, जब भी वेव की बात आएगी, है ना, वेव की बात आएगी कहीं पे भी, तो आपको वहां पे 3 चीजों को समझना होगा। क्या चीज? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, या पहले ऐसा कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चूंकि साउंड जो है वो भी वेव की तरह ही वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल कर रही है, तो इस वजह से हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का भाई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, टाइम पीरियड या स्पीड किसे कहते हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अभी हमने देखा कि साउंड कैसे ट्रेवल कर रही है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 बेसिक क्वांटिटीज, कि वेव को हम 3 बेसिक क्वांटिटीज में ट्रेवल करें। पहले भाई हम वेव का ही फंडा जान लेते हैं, वेव को ना हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वेव होती क्या है। दे आर फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। उनमें क्या क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी, स्पीड, जैसे हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, उसकी स्पीड कितनी है या उसका टाइम पीरियड के वो कितना टाइम ले रही है, एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है भाई, वेव को हम 3 बेसिक क्वांटिटीज में डिवाइड कर लेते हैं। 2 ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर पिच एंड लाउडनेस। तो यहाँ पे अब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है पिच और लाउडनेस। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि साउंड की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 मेन विशेषताएं, वो कौन कौन सी है? पिच और लाउडनेस, विच इन टर्न आर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के टर्म में ही उसको समझने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट पिच एंड लाउडनेस वी विल फर्स्ट नीड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव।
ठीक है। तो हमें भाई पिच को और लाउडनेस को समझने के लिए कि जो पिच साउंड निकलती है और जो लाउडनेस जो साउंड निकलती है वो कैसी होती है, क्या क्या उनके अंदर मतलब कैसी वो दिखती हैं, या हम कैसे समझ पाएंगे इनको कि ये पिच साउंड है, लाउडनेस साउंड है। तो हमें इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें पहले साउंड की वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और करें तो आप ये देखिए, ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमने दो मेन पढ़ी, क्या, लाउडनेस और पिच, और ये क्वालिटी और टिम्बर, ये जो है हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग दो चीजों को देख लेते हैं। भाई लाउडनेस जो होती है मतलब जो जोर से आवाज निकालती है, जिससे आवाज निकालते हैं ना, बहुत जोर से आवाज निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये जोर से आवाज निकल रही है। लेकिन जोर से आवाज जो निकलती है ये दो तरह की आवाज निकल सकती है जोर से। एक तो हम जोर से बोल रहे हैं, और ऊपर से ये है कि जोर से बोलने के साथ साथ हमारी आवाज भी बहुत जोर से निकल रही है ना। मतलब हम कहते हैं ना कि एक तो जोर से बोल रहे हैं, जैसे मैं जोर से बोल रही हूँ और मेरी आवाज जोर से निकलने के साथ साथ मेरी आवाज सॉफ्ट है ना। मैं आपसे सॉफ्ट ही तो बात कर रही हूँ, सॉफ्टली तो बात कर रही हूँ ना। मैं आपसे कोई डांट के बात तो नहीं कर रही हूँ, है ना। मैं आपसे मतलब ये कि एक तो मेरी आवाज जोर से आ रही है, लेकिन मैं आपसे कोई डांट की या आपसे बहुत चीख के नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जोर से बात कर रही हूँ। तो ये चीज किस में आती है, ये आती है आपकी लाउडनेस, यानी लाउड तो है आपकी आवाज और लेकिन सॉफ्ट है आवाज, ठीक है। आवाज जोर से आ रहा है, हमारे कानों तक आ रही है, लेकिन सॉफ्टली आवाज आ रही है। तो ये जो लाउडनेस है ये सब चीज किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से लेके ये जो लाइन है ना बीच में, इस लाइन के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज की क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो जब आपकी साउंड जो है वो सॉफ्ट हो, लाउड हो लेकिन सॉफ्ट हो, तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका कम हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी साउंड भी लाउड हो ना, आपकी साउंड तो लाउड तेज है, लेकिन आप और तेजी से बोल रहे हैं, आप डांट के बोल रहे हैं किसी को, बहुत लाउडली बोल रहे हैं आप किसी पे, तो वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। देख रहे हैं आप कैसे होगा, ऐसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आती है बात सेकंड पिच की। पिच जो है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, किसी देख रहे हैं आप, इसमें अगर गौर करें तो फ्रीक्वेंसी इसमें आपको ये जो वेव है ये आपको कम, यहाँ पे जो जितनी इनकी वेव दिखाई दे रही है ये आपको सिर्फ दो ही वेव दिखाई दे रही है, ठीक है, दो ही वेव। जबकि आप यहाँ पे देख लें तो ये जो है आपको बहुत सारी दिखाई दे रही है। जो वेव से यहाँ पे आपको कितनी सारी दिखाई दे रही है ना, बहुत सारी दिखाई दे रही है। तो ये जो पिच होती है ना, पिच जो आवाज निकलती है, पतली सी आवाज निकलती है, तो पतली आवाज निकाल ली लेकिन हल्की धीमी निकल रही है, पतली सी आवाज निकल रही है लेकिन धीमी आवाज निकल रही है। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करी। और अगर आप पतली आवाज निकाले लेकिन बहुत हाई नोट निकाल रहे हैं, बिल्कुल हाई पिच आवाज निकाल रहे हैं, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। देखिए आपको, मुझे पता है आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या एम्पलीट्यूड क्या फ्रीक्वेंसी, ये आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको आगे समझ में आ जाएगी। उसके बाद सेकंड जो है थर्ड टॉपिक, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी और टिम्बर। ये किस पे, वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है कि भाई अगर क्लियर आवाज होगी तो बिल्कुल क्लियरली हमें ऐसी वेव दिखाई देंगे, लेकिन अगर मिक्स्ड होगी उसमें आवाज की, आप ऊपर नीचे कुछ आवाज निकाल रहे हैं तो आपकी वेव जो है वो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे एकदम वेव जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग किसको पढ़ लेते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। चलिए, वी विल यूज द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टू एक्सप्रेस द टर्म्स एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हमने भाई देख लिया, हमने वेव को जो है तीन बेसिक क्वांटिटीज में हमने डिवाइड कर लिया था, कैरेक्टराइज कर लिया था। वो क्या क्या था, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और आपका ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा ही होगा क्लास 7 में, मैंने आपको समझाया था कि सिंपल पेंडुलम में क्या क्या चीज होती है। एक सिंपल पेंडुलम में, ये आप इसको देख लें, इसी को गौर से देख लें। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, एक रस्सी होती है, उसकी यहाँ पे एक छोटी सी बॉल लगी हुई होती है जिसे हम बॉब बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, BOB, बॉब बोलते हैं। और ये इसका जो एक एंड होता है ये किसी न किसी जगह पे फिक्स रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट कहते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसा आपने अपनी एक जो वो वाली घड़ी होती है, घंटा जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा, वहां पे भी नीचे ऑसिलेशन करते रहते हैं, ठीक है। एक उसमें बॉब लगा रहता है, एक सिंपल पेंडुलम होता है जो कि ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो हम इस सिंपल पेंडुलम के जरिए से हम किसे किसे समझेंगे, टाइम पीरियड, पहले हम एम्पलीट्यूड को समझेंगे, फिर हम लोग टाइम पीरियड को समझेंगे और फिर हम लोग frequency को समझेंगे। Although a simple pendulum does not produce sound waves that we can hear, this example will help to observe oscillation and understand the terms involved.
ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि ये जो सिंपल पेंडुलम हम लोग जो समझ रहे हैं, तो ये सिंपल पेंडुलम एक वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, या ये कि ये साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं। बस हम ये है कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम इस सिंपल पेंडुलम को इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉल कॉल्ड बॉब, जिसे हम बॉब बोलते हैं, अटैच टू अ स्ट्रिंग, जो एक स्ट्रिंग से स्ट्रेच रहती है, विच इज फिक्स्ड वन एंड, और इसका एक जो एंड होता है वो फिक्स रहता है, कहीं ना कहीं लटका हुआ रहता है। ओके, अब हम जो चलते हैं, पहला जो हमारा पहला जो कैरेक्टर है वेव का, वो क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं? देखिए, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी, मतलब ये है कि ये जो बॉब है ना, ये बॉब जब ये, एक तो अगर आप इसको हिलाए ना, बिल्कुल ये सीधा रहे, ठीक है। मान लीजिए ये तो अभी ऑसिलेट कर रहा है ना, इसे हम हिलाना नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर आप ये ऑसिलेट ना करें, ये बिल्कुल मीन पोजीशन पे, ये इसका ना बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आपने बिल्कुल हिलाया नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा है, बिल्कुल खड़ा नहीं मतलब लटका हुआ है बिल्कुल। तो जब ये लटका हुआ रहता है, तो जो जहां भी ये लटका रहेगा ना, बिल्कुल सीधा रहेगा, तो जो इसका बॉब होगा वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? ये इसकी मीन पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन बोल सकते हैं ना इसको। मान लीजिए ये ए जो है इसका सेंट्रल पोजीशन, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन हो गई। अब ये सेंट्रल पोजीशन से जब आपने इसको हिलाया, जब आप इसको हिलाएंगे, हिलाने पे जब ये जहां तक ये जाएगा, यानी जो इसकी मैक्सिमम पोजीशन है इधर भी और इधर भी, तो जो इसकी मैक्सिमम पोजीशन है सेंट्रल पोजीशन से या मेन पोजीशन से, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना ये तय करेगा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मान लीजिए इसी फिगर में देखें तो ये ए से, यानी सेंट्रल पोजीशन ए से लेके ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन कहाँ है? बी तक, या इधर ए से लेकर के इसकी इधर मैक्सिमम पोजीशन कहाँ है? सी तक। तो ये ए से लेकर सी तक की जो ये मैक्सिमम पोजीशन जा रही है, ये चीज क्या कहलाएगी? आपकी एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? ये क्या चीज कहलाएगी? एम्पलीट्यूड। इफ वी पुट द बॉब साइडवे एंड लिव, अगर आपने बॉब को थोड़ा सा हिला दिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया, इट विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ फॉर सम टाइम एंड देन कम टू अ स्टॉप, ठीक है। तो क्या होगा? वो हिलेगा, बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, आगे पीछे मूव करेगा, और एक टाइम ऐसा होगा मूव करते 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 इसकी जो ऑसिलेशन है, जो इसकी पोजीशन है, यानी मैक्सिमम पोजीशन, वो कम होती रहेगी, और एक टाइम हो गया वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, है ना। वो जहां पे स्टॉप हो रहा है, द पोजीशन वेयर इट कम्स टू स्टॉप इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, और इस पोजीशन को जहां पे उसने स्टॉप करा, बिल्कुल खामोश से बिल्कुल खड़ा हो गया, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? mean position. The maximum displacement of the bob from the mean position during oscillation is called the amplitude of the oscillation. और वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे कि एक बॉब मीन पोजीशन से अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, यहाँ तक, मतलब ऑसिलेशन के ड्यूरिंग, मतलब जब ऑसिलेशन कर रहा था उस टाइम जब वो मीन पोजीशन से अपने मैक्सिमम पोजीशन तक गया, उसी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो उसने सफर तय किया, जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय करी, यही चीज कहलाती है आपकी एम्पलीट्यूड। समझ में आया? इन द अबव फिगर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अकर्स व्हेन द बॉब इज एट पोजीशन बी एंड सी। तो आप यहाँ देखें, अबव फिगर नहीं है बल्कि बिलो फिगर में, आप इस बिलो फिगर में देखें जो इसकी मेन पोजीशन है वो ए, तो आप क्या हो गया? मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से जो इसकी मैक्सिमम पोजीशन है जहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? बी और सी। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए, एम्पलीट्यूड का फंडा समझ में आ गया कि भाई बॉब जो है वो अपने मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर इस बॉब में देखें तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बी एंड सी है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक के जो पूरी ट्रेवल है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब चलिए टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? देखिए, टाइम पीरियड कहते हैं कि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। देखिए, अब एक ऑसिलेशन क्या हुआ? एक ऑसिलेशन हुआ आपका, आप इस बॉब को देखें तो इसका जो एक ऑसिलेशन है वो कंप्लीट कहाँ से हो रहा है? वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए से। देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक गया? सी तक। सी से कहाँ गया? फिर वापस ए तक। ठीक है, तो ए से लेके सी तक, सी से ए तक, ये क्या हुआ आपका? एक ऑसिलेशन। और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में बॉब जितना टाइम ले रहा है उसके हम बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना भाई। टाइम पीरियड, टाइम से आपको, मतलब टाइम जो वर्ड आ रहा है, तो इससे थोड़ी सी बात जहन में आ जाती है, यहाँ से आपको क्लू मिल जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम टाइम कैसे देखेंगे? तो भाई जो एक बॉब है वो ए से कहाँ तक जाएगा? सी तक। ठीक है, ए से यहाँ बी होगा, कहीं ना कहीं बीच में बी पोजीशन है, मतलब मीन पोजीशन जो वो बी हो गया आपका। तो ए से लेके वो कहाँ गया? बॉब सी तक गया। ठीक है, सी से कहाँ गया? वापस ए तक।
तो ये ए से लेके सी तक, सी से लेके ए तक ये क्या हुआ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। इसे हम क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, चाहे वो सेकंड लगे चाहे वो मिनट लगे, सेकंड में मेनली हम लोग मेजर करते हैं, तो जो जितने सेकंड लगेंगे हम उसको बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया। When the bob moves from one position and comes back to the same position, moving in the same direction, it is said to complete one oscillation। क्या बोल रहा है कि जब एक बॉब जो है वो एक पोजीशन से मूव करता है, एक पोजीशन से मूव गया और वापस उसी पोजीशन पे आ गया, ए से मूव किया था इसने, ए से मूव करना स्टार्ट करा था, सी तक गया, सी से कहा गया वापस ए तक आया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल इन अ फिगर, इफ द बॉब स्टार्ट्स फ्रॉम ए गोज टू सी, इस फिगर में देखें तो बॉब जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया, उसने ए से गया कहाँ पे, सी तक, एंड देन बैक टू ए, उसके बाद वापस कहाँ तक आया, ए तक। वी से वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड, तो हम क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और इसी टाइम को, जितने टाइम में उसने ए से लेके सी तक गया था, सी से लेकर के वापस ए तक आया, जितना टाइम लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। कि भाई एक ऑसिलेशन करने में इतना टाइम लगा। और इस टाइम पीरियड को हम किस में मेजर करते हैं, ये मेनली किस में होता है, सेकंड्स में। ये काम जो होता है ना, आप खुद ही देखें, अगर आप एक बॉब को हिलाएंगे तो अगर आपने तेजी से हिला दिया तो भाई सेकंड में, मतलब सेकंडों में ही वो इतनी तेजी से मूव कर लेगा, बहुत ज्यादा मूव कर लेगा, है ना, इतना मतलब इतनी तेजी से ऑसिलेशन होता है कि आपकी आंखों से भी नहीं दिखता है कभी कभी। तो यही चीज है, इसी वजह से हम लोग इसको सेकंड में मेजर करते हैं। ये नहीं कहते भाई एक बॉब, आप खुद ही सोचिए, एक बॉब यानी ए से लेकर के सी तक जाने में कोई 1 मिनट 1 घंटा थोड़ी ना लेगा, वो तो बहुत सारे मतलब बहुत ही कम सेकंड में बहुत सारे ऑसिलेशन कर लेगा। इसी वजह से हम लोग इसको सेकंड में मेजर करते हैं। समझ में आ गया टाइम पीरियड किसे बोलते हैं। चलिए भाई देखिए, ये हम क्यों समझ रहे हैं, ये इस वजह से हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि हमें साउंड वेव को समझना है। और जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव में फ्रीक्वेंसी की भी बात करनी होती है, आपको एम्पलीट्यूड भी समझना होता है और आपको टाइम पीरियड भी समझना होता है। तो जब हम लोग ये तीनों फंडे समझ लेंगे तो आपको जो वेव है, साउंड वेव है, उसको समझने में आसानी। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी ये होती है, वहां तो हमने टाइम पीरियड में क्या देखा कि भाई एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था, उसे हम सेकंड में मेजर कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सेकंड में ही देखेंगे कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक सेकंड, क्योंकि भाई यहाँ पे हम सेकंड इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ये जो बॉब होता है, ये जो पेंडुलम होता है, ये बहुत तेजी से मूव करता है, ये सेकंडों में बहुत बार ऑसिलेशन कर लेते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ सेकंड लेते हैं। ठीक है, टाइम जो है वो सेकंड्स में लेते हैं। तो यही चीज देखनी है कि एक सेकंड में ये बॉब कितनी बार मूव कर रहा है, इसी चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, यानी ए से लेकर के वो बी, मतलब बीच में तो मीन पोजीशन है, ए से लेकर सी तक जा रहा है, सी से लेकर के ए तक जा रहा है, ये तो एक ऑसिलेशन हो गया। और इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये हमने टाइम पीरियड देख लिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि भाई एक सेकंड में, अब एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, कितनी बार ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, इफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इन द बिलो फिगर मूव्स 5 टाइम्स थ्रू पॉइंट बी, अगर जो बॉब है, ये पॉइंट जो बी पॉइंट है, बीच का मेन पोजीशन है, इससे वो 5 टाइम, मतलब 5 मरतबा वो गुजरा। अगर वो 5 मरतबा गुजरा तो इसका मतलब ये है कि उसने जो है इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएंगी भाई, इसने ये 5 बार अगर इसने ऑसिलेशन किया तो हम क्या कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, 5 फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड इज कॉल्ड हर्ट्ज। जो इसके एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, उसे हम हर्ट्ज में, यानी इसको हम हर्ट्ज लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले बताया था, हेनरिच आर हर्ट्ज, उनको सम्मानित करते हुए, उनको ऑनर करते हुए, उनको हम जो है उनके नाम पे इसकी एसआई यूनिट रखी गई है। व्हेन वी से दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी हैज अ टाइम पीरियड टी, जब हम लोग ये बोलते हैं कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी की जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वी मीन दैट इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन टी सेकेंड। तो भाई अगर हम ये कहते हैं कि भाई एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, टी है, और उसने, इसका मतलब ये है कि उसने टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि भाई एक इतने पीरियड में,
यानी कि इतने कितने पीरियड में उसने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट किया। ठीक है, इसका मतलब यही तो होता है। तो अगर हम लोग ये कहें कि किसी बॉडी का टाइम पीरियड, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड टी है, तो उसका मतलब ये है कि उसने टी सेकंड में एक ऑसिलेशन को कंप्लीट किया। दस इन 1 सेकंड इट विल कंप्लीट 1/t ऑसिलेशन। और इसका उल्टा ही आप कर ले कि 1 सेकंड में उसने जो है 1/t ऑसिलेशन कंप्लीट किया, विच इज इट्स फ्रीक्वेंसी, और यही चीज उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये तीनों चीजें तो समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, फ्रीक्वेंसी एंड पिच, कि भाई फ्रीक्वेंसी का और पिच से क्या रिलेशन है। अब हम लोग पिच में कैसे उसको समझेंगे, जैसे हम लोग वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, लाउडनेस एंड पिच, तो हमने इसको समझने के लिए, यानी कि साउंड को समझने के लिए, वेव को समझने के लिए हमने 3 चीजें पढ़ ली। यानी कि वेव की जो 3 बेसिक क्वांटिटीज थी, उसको हमने जो 3 बेसिक क्वांटिटीज में जिसको कैरेक्टराइज किया था, इसको तीनों को समझ लिया, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को और पिच को हम लोग रिलेट करते हैं कि भाई कैसे साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंड फ्रो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मीडियम। जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि भाई वो इस तरह प्रोड्यूस होती हैं कि वो जो मीडियम में, कोई भी मीडियम हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैसियस हो, कोई भी मीडियम हो, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स में टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो एक एज अ ऑसिलेशन ही होता है, मतलब जैसे पेंडुलम में ऑसिलेशन होता है, इसी तरीके से होता है। तो साउंड वेव वहीं से प्रोड्यूस होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 80 टाइम्स पर सेकेंड, अगर एक ऑब्जेक्ट 80 टाइम्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 80 टाइम ऑसिलेट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसका जो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 80 हर्ट्ज है। समझ में आ गया। यानी कि अगर ये भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितनी टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 80 टाइम पर सेकंड, 1 सेकंड में 80 टाइम ऑसिलेट कर रही है, 50 टाइम ऑसिलेट कर रही है, 60 टाइम कर रही है, 5 टाइम कर रही है, 6 टाइम कर रही है, कितने भी टाइम कर रही है 1 सेकंड में, कितना, सिर्फ 1 सेकंड में। और सेकंड हम लोग इस वजह से लेते हैं क्योंकि ये इतनी तेजी से मूव करती है, इतनी तेजी से कि सेकंडों में भी ये कितनी बार मूव कर लेती है, बहुत बार मूव कर लेती है। तो इस बहुत बार ऑसिलेट कर लेती है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सेकंड को, बहुत ही कम जो सबसे छोटा यूनिट है टाइम का, उसको हम लोग लेते हैं सेकंड। ठीक है, तो इसी वजह से अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वो 1 सेकंड में 80 टाइम ऑसिलेट कर रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80 हर्ट्ज है। और हर्ट्ज क्यों रख रहे हैं, तो उसके जो फ्रेंडली HR हर्ट्ज हैं उन्हीं को सम्मानित करते हुए। फ्रीक्वेंसी इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बिकॉज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड डिफरेंट टू अस। तो फ्रीक्वेंसी इस वजह से इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि ये जो साउंड वेव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इस वजह से क्यों, क्योंकि अलग अलग जब फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी अलग अलग, जो हम अलग अलग साउंड निकालते हैं तो उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। लाइक आप हाई पिच की बात करें तो हाई पिच में जो बहुत, एक तो पिच आवाज यानी हल्की जो पतली आवाज होती है, और साथ साथ हाई है, मतलब तेज है, बहुत तेज आवाज है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वो 1 सेकंड में इतनी बार मूव कर लेती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप इसी में देख लें, ये जो वेव है ना, वेव है, तो अगर हाई पिच है तो उसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है, और हाई पिच है, अगर हाई पिच आवाज निकल रही है, हाई पिच साउंड निकल रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 1 सेकंड में उसने कितनी बार कर लिया। और यहीं पे आप देखें लो फ्रीक्वेंसी में जो उसकी लो पिच है ना, वो सॉरी लो पिच है, अगर लो पिच है और उसमें जो आप ये देखें कि ये मान लीजिए 1 सेकंड है, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसमें देखिए कितनी कम बार इसने ऑसिलेट किया, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लो है। ठीक है, और यहीं पे आप देखिए इसमें हाई पिच में फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, यानी एक सेकंड में वो कितनी ज्यादा बार वो ऑसिलेट कर रहा है। ये चीज क्या दिखा रही है, जो हमें इतनी बार जो ये वेव दिखा रही है, ये क्या चीज दिखा रही है, ये दिखा रही है कि हमें वो कितनी बार ऊपर नीचे, यानी कि कितनी बार उसके जो है इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। और यहीं पे आप लो पिच में देखें तो 1 सेकंड में कितनी कम बार हो रहा है। ठीक है, तो यही इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे टैग स्पेसिस है, आप यहाँ पे देखिए, साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स व्हाइल वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स। बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि भाई जो एक ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को वो सुन सकते हैं, ना तो वो 20 हर्ट्ज से नीचे की वॉइस को सुन सकते हैं, ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को सुन सकते हैं।
जो जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी साउंड है बिल्कुल होती है, तो वो जो होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, हमें इसको सुनने के लिए, इसे महसूस करने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सोनर, ठीक है। और सोनर स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन रेंगिंग, और सोनर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साउंड नेविगेशन रेंगिंग। इट इज यूज्ड इन नेविगेशन ऑफ शिप्स टू मैप सी बेड्स एंड इन सबमरीन्स। तो ये जो यूज किया जाता है, शायद आपने देखा भी होगा ऐसा मूवीज में, कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को ना हम लोग सोनर को जो हम यूज करते हैं वो किस में करते हैं, तो जो शिप्स जो होती है, जो बड़ी बड़ी सबमरीन होती हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जो मैप सी बेड्स होते हैं, उनमें हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या करने के लिए, जानने के लिए कि कहीं जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स दूर दूर समुद्र में भेजी जाती हैं, कि कहीं आसपास कोई दूसरा दुश्मन का कोई जहाज तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज जो कि शिप को नुकसान पहुंचाए, या जो सबमरीन को नुकसान पहुंचाए। सबमरीन आप जानते हैं ना, जो अंदर होती है, बिल्कुल समुद्र के अंदर होती है, हर मुल्क की, हर कंट्री की अलग अलग सबमरीन होती है, और वो ओशियन के अंदर ही होती है। और वो क्या करती है, वो लोग ओशियन में, यानी कि एक तरीके से वो अंदर ही रहते हैं और वहीं पे अपना सारा काम करते हैं, और उनकी अलग अलग ड्यूटीज होती है। आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि सबमरीन कैसी होती है, देखिएगा बहुत मजेदार होती है, मतलब अंदर का बहुत अच्छा सीन लगता है। तो मैं क्या बता रही थी कि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो वेव्स होते हैं, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, नॉर्मल इनका यूज नहीं किया जाता है। इनका यूज जो है वो मैप सी बेड्स में, या सबमरीन में, या शिप्स के नेविगेशन में किया जाता है, ओके। या ऐसी कोई चीज जो हमें ढूंढनी हो, ठीक है, कोई जहाज डूब गया है, या उसको कुछ करने के लिए हम, या उसको ढूंढने के लिए हम इस टाइप का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, You might have noticed the difference between the shrill voice of a child and a deep voice of a man. आपने ये बात नोटिस की होगी, बिल्कुल नोटिस की होगी कि भाई एक छोटा बच्चा जो होती है उसकी वॉइस कैसी होती है, पतली सी आवाज होती है, जबकि एक मैन जो होता है उसकी आवाज बहुत बड़ी, बहुत हैवी होती है। और जो फीमेल होती है उनकी आवाज भी काफी अलग होती है, और एक मेल की आवाज बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। द श्रिलनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और जो श्रिलनेस होती है ना, ये किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी से ही डिटरमाइन की जाती है। श्रिलनेस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ टर्म कॉल्ड पिच। और इसी श्रिलनेस को भी हम पिच के टर्म में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि जैसे पिच है ना, कि जो पिच होती है ना, पतली आवाज जो होती है, ठीक है, ये बिल्कुल पतली जो आवाज होती है, इसको ही हम लोग श्रिलनेस बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको पिच भी बोल सकते हैं। श्रिलनेस जो होती है, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी द हायर विल बी इट्स पिच। जितनी हायर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेटिंग बॉडी की, उसकी इतनी ही ज्यादा पिच होगी, इतनी हायर पिच होगी। A high pitched sound appears shrill and a low pitched sound appears deep or gruff to our ears. जो high pitched sound जो होती है वो shrill voice को मतलब हाई पिच साउंड से shrill voice appear होती है, जबकि लो पिच साउंड से जो है वो डीप और ग्रफ आवाज हमारे तक आती है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे तो ये बात बताई गई है कि जो आवाज होती है मेनली वो क्यों होती है ऐसी, है ना। जो श्रिल वॉइस होती है एक बच्चे की, या एक मैन की जो मोटी आवाज होती है, वो जो इसके वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, अगर आप वोकल कॉर्ड्स को देखें तो एक मैन के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो काफी हेवी होते हैं, काफी मोटे मोटे होते हैं, जबकि एक फीमेल की जो वोकल कॉर्ड्स होती है उनका जो लेंथ होता है, यहाँ पे आप देखें मेल वोकल कॉर्ड 17 mm एंड 25 mm तक, ठीक है, यानी कि 0.67 टू 1.0 तक एक वो लेंथ में होती है, ठीक है, लंबाई में भी होती है। और काफी आप देख रहे हैं, आप इनकी जो चौड़ाई है वो भी काफी मोटी सी है। जबकि फीमेल जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 25.5 mm टू 27.5 mm होती है इनकी लेंथ में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, इसी तरीके से अगर आप एक बच्चे की देखें तो एक बच्चे की जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। जबकि अगर आप किसी बूढ़े इंसान की देखें, जिनके वोकल कॉर्ड्स इन्फ्लेटेड कर गए हैं, तो आप उनके देखिए ये एक नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स हैं, और जो बूढ़े इंसान होती है उसके बाद देखते हैं ना आप कैसी थर करने वाली हो जाती है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, तो उनके जो लेरिंग्स होते हैं, उनके जो वॉइस बॉक्स होते हैं, उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनमें वो इन्फ्लेटेड होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, या ये कि वो बंद होने लगते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स हो गए और ये एक इन्फ्लेटेड वोकल कॉर्ड्स हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारी अलग अलग टाइप की वॉइस होती है। चलिए, अच्छा, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। अब हम एम्पलीट्यूड और लाउडनेस के देखेंगे। अभी हमने फ्रीक्वेंसी और पिच को देख लिया था, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी और पिच जो है वो आपस में रिलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड और लाउडनेस जो है ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। कैसे? द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द साउंड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है
जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड है वो किस चीज को प्रोड्यूस करता है कि उस बॉडी की जो लाउडनेस है, साउंड की जो लाउडनेस है उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये एक वेव है, ठीक है, और एक वेव जो है वो कंप्लीट कहाँ से होती है, देखिए ये एक वेव है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड यानी लाउडनेस जो वॉइस होती है, जो तेज आवाज होती है, यानी तेज आवाज जो होती है, तेज आवाज निकल रही है लेकिन सॉफ्ट आवाज निकल रही है, तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये तो एक ऑसिलेशन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और एम्पलीट्यूड होता है आपका ये यहाँ से लेकर के, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये होता है डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि ये एक वेव जो है, एक वेव वो कितने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गई, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका ये हुआ कि एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गई, ये चीज कहलाती है एम्पलीट्यूड। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड होता है, यही चीज उस बॉडी की लाउडनेस को दर्शाती है, ठीक है। उसका जितना हाई हाई उसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी उसके लाउड वॉइस होगी, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा तो उतनी सॉफ्ट साउंड होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो इस सॉफ्ट साउंड में जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कम है, जबकि इस लाउड साउंड में जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना ज्यादा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वेव है, ये निगेटिव वेव है, समझे। तो और वैसे वेव तो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट होती है, एक जो ऑसिलेशन है, एक जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म होता है, ये एक ऑसिलेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा ऑसिलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेनली यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि भाई जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस पे डिपेंड, मतलब अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा यानी एम्पलीट्यूड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा लाउड साउंड होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो सॉफ्ट साउंड होगी। इफ द एम्पलीट्यूड इज हायर द साउंड प्रोड्यूसेस लाउडर, अगर एम्पलीट्यूड जो है वो हायर होता है तो साउंड की जो प्रोड्यूस होगी यानी साउंड जो निकलेगी वो भी काफी लाउडर होगी। ओके, चलिए इतनी बात तो होगी समझ में। अब चलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड कैसी होती है। ये बात तो हमने देख ली थी कि भाई साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, अब साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली है, साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, कैसे ट्रेवल करती है। अब साउंड की जो अलग अलग मीडियम्स होते हैं उनमें क्या स्पीड होती है। मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड मीडियम होता है उसमें साउंड बहुत अच्छे से यानी सबसे हाईएस्ट रेंज से साउंड उसमें ट्रेवल करती है, ठीक है, और सबसे स्लोएस्ट किसमें करती है, गैसियस फॉर्म में करती है। साउंड वेव्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस में साउंड वेव्स जो होती है वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। द बिलो टेबल या जो साइड है टेबल है गिव्स द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस सब्सटेंसेस। आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो टेबल दी गई है यहाँ पे सब्सटेंसेस है, इनकी मीटर पर सेकेंड है स्पीड। तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा जो है वो किसमें है, डायमंड में है, और डायमंड क्या है आपका एक सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है। तो सॉलिड सब्सटेंस में 12,000 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक साउंड वेव एक सॉलिड में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। The speed of sound depends on various factors such as temperature, nature and physical state of the substance, ठीक है। अब जो साउंड की स्पीड होती है वो भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड कर रही है, और उसके फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है, उस सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट, जैसे कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या ये गैस है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ अ साउंड इज इज अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप एक साउंड की यानी कि एयर में गैसेस में देखें, गैस एयर जो है वो एक गैसियस फॉर्म ही है, ठीक है, गैस का मिक्सचर ही है। तो एयर में अगर आप साउंड की स्पीड देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसकी कितनी होगी 330 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप वहीं एक रूम टेम्परेचर पे देखें तो साउंड की स्पीड कितनी होगी 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Also notice from the given table that sound waves travel faster in the solid and slowest in the gases, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई ये जो सॉलिड होती है, सॉलिड मीडियम जो होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसमें साउंड बहुत अच्छे से ट्रेवल कर रही है। आपने एग्जांपल आपने एक एक्टिविटी भी की थी, उस एक्टिविटी में क्या था कि भाई आप अगर एक टेबल को स्क्रैच करें और एक अपने फ्रेंड को ये कहें कि भाई आप अपना हेड डाउन करके इस टेबल पे रखें, ठीक है, और उसके बाद नीचे से स्क्रैच करें और एक फ्रेंड को नीचे बिठा दे अपने टेबल के नीचे, तो आप ये पूछेगा कि मैंने अगर आप
नेल से स्क्रैच करना है तो आप अपने दोनों फ्रेंड से पूछिए कि भाई किसको तेजी से आवाज गई, किसको बहुत अच्छे से आवाज आई। तो जो आपका फ्रेंड जिसने हेड डाउन किया हुआ उसको आवाज बहुत अच्छे से आएगी, और जो आपका वो वाला फ्रेंड जो नीचे बैठा हुआ उसका आवाज नहीं, उसको आवाज जाएगी लेकिन उतनी अच्छे से आवाज नहीं आएगी। तो यहाँ से हमें ये बात प्रूव हो जाती है इस एक्टिविटी के जरिए से। एक्टिविटी हमने पिछले पार्ट में भी करी थी कि जो साउंड है वो साउंड में सॉलिड में बहुत अच्छे से ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे लेट्स रिमेंबर ट्राई टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्या है, साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड। बिल्कुल ट्रू भाई, साउंड जो है वो एक वाइब्रेशन ही तो है ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल गलत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एक बॉडी का, एक वाइब्रेटिंग बॉडी का उसकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो जितना भी वो ट्रेवल करेगी जितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ना कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या था, एक सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेशन कर रही है, इस चीज को कहते हैं हम, एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन कर रही है, यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में हो रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन इज मेजर्ड इन सेकंड। बिल्कुल सही, जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन को उसको हम सेकंड में ही मेजर करते हैं, हम उसको मिनट में या सेकंड या आवर्स में नहीं मेजर करते हैं। इसका रीजन भी बता दिया है ना आपको। द पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द एयर ट्यूब। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जो पिन्ना होता है इसका जो काम होता है, जो आउटर एयर में होता है, उसका काम क्या होता है कि जो साउंड वेव्स होती है उनको कलेक्ट करे और उसको कहाँ डायरेक्ट करे, उनको एयर ट्यूब की तरफ। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ये ऑल सब्सटेंसेस, ये तो अभी हमने पढ़ा कि सारे सब्सटेंसेस में साउंड की स्पीड नहीं, सही नहीं, मतलब अलग अलग होती है, सेम नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया फॉल्स। अब यहाँ पे आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। व्हाट आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या क्या हो गई, आपका लाउडनेस एंड पिच। और हमने देख लिया कि लाउडनेस जो है वो आपकी एम्पलीट्यूड पे, मतलब एम्पलीट्यूड के साथ उसका रिलेशन है, और पिच का रिलेशन जो है वो किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है। Why can sound not travel in vacuum? भाई साउंड जो है वो वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रेवल करती है, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं होते हैं। देयर इज नो पार्टिकल इन वैक्यूम, इस वजह से जो वैक्यूम में कोई ट्रेवल ही नहीं करती है साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड, अब हम लोग चलते हैं भाई अलग अलग टाइप्स के साउंड के बारे में। साउंड कैन बी डिफरेंट टाइप्स, सॉफ्ट, लाउड, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, म्यूजिकल, ऑडिबल, कैन बी हियर्ड, है ना भाई। बहुत सारी अलग अलग टाइप की साउंड होती है, सॉफ्ट होती है, लाउड होती है, प्लीजेंट जो हमारे कानों को अच्छी लग रही है, अनप्लीजेंट जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है, म्यूजिकल म्यूजिक हो रही है, मतलब म्यूजिकल साउंड जो होती है, ऑडिबल जिसे हम सुन पा रहे हैं, इनऑडिबल जिसे हम नहीं सुन पा रहे हैं, एक्सेट्रा। सम साउंड्स में फॉल इनटू मोर देन वन कैटेगरी। बहुत सारी साउंड्स को हम ना एक ही साउंड को बहुत सारी कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस द साउंड प्रोड्यूस व्हेन एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ इज बोथ लाउड एंड प्लीजेंट। जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है, तो आपने देखा कि उसकी जो साउंड होती है तो लाउड होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है, और साथ साथ भौंडी भी होती है, यानी अनप्लीजेंट होती है कि आपको अपने कानों में उंगली रखनी पड़ती है। तो जो ये साउंड है, यानी एक ही साउंड निकल रही है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट साउंड निकाल रहा है, और उसकी जो साउंड है वो दो चीजों को, यानी दो कैटेगरी को दर्शा रही है। क्या, एक तो लाउड है और अनप्लीजेंट है। द साउंड प्रोड्यूस बाय अ मार्बल कटर। जो मार्बल काटते हैं, जब उसकी जो कटर होता है, जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है, कितनी मतलब कानों को लगती है। ऑन द अदर हैंड मे नॉट बी एज लाउड बट सम पीपल माइट फाइंड इट इरिटेटिंग एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, एक तो उसकी साउंड, जो मार्बल कटर की जब मार्बल काटा जाता है तो उसकी जो साउंड होती है एक तो इतनी तेज होती है, ऊपर से इतनी अनप्लीजेंट होती है कि अगर आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ काम हुआ था मार्बल का, तो उस टाइम उन्होंने पूरी रात काम करा था, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि उसकी जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा हमारे कानों तक जाती है, अनप्लीजेंट भी होती है और इरिटेटिंग भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे साउंड को हम एक से ज्यादा कैटेगरी में रख सकते हैं कि भाई वो लाउड भी होती है, अनप्लीजेंट भी होती है, लेकिन बहुत सारी साउंड ऐसी होती है जो लाउड भी होती है और प्लीजेंट भी होती है। जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स आप उनके आवाज सुने, इतनी तेजी से वो गाते हैं लेकिन बहुत सुरीली लगती है, उनकी आवाज प्यारी लगती है ना। चलिए, अब हम चलते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में। भाई ऑडिबल साउंड किसे को बोलते हैं, ऑडिबल साउंड जिसे हम सुन पाए, और इनऑडिबल साउंड जिन्हें हम नहीं सुन पाए। ठीक है, although it is true that all bodies that vibrate in air or any other medium produce sound waves, we cannot hear all of them. भाई सारी बॉडीज जितनी भी एयर में वाइब्रेट कर रही हैं, सब की सब साउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हम सभी को नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि
जो हो सकता है वो बॉडी जो साउंड निकाल रही है वो 20 हर्ट्ज से लो हो, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड हो तो हम नहीं सुन पाएंगे। हम ह्यूमन बींग्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सॉरी जितनी क्षमता है वो कितनी क्षमता है सुनने की साउंड की 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब अगर आप जैसे कि जो डॉग्स होते हैं उनकी सुनने की क्षमता जो होती है वो 45,000 हर्ट्ज तक होती है। अब पास में तब ऐसा होता है कि हमारे जो नेबर में कोई डॉग है वो बहुत ज्यादा भौंक रहा है और हमें काफी इरिटेटिंग लग रहा है कि भाई ये डॉग बिला वजह क्यों भौंक रहा है, जबकि हमें आसपास कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि वो जो डॉग है उसने कोई ऐसी साउंड सुन ली हो, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है ना कि भाई वो 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारी जो साउंड्स होती हैं वो हम नहीं सुन पाते हैं। समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड डॉग्स स्टार्ट barking on their own while the resident living in area are left wondering what provoked the dogs to bark। ठीक है भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं वो भौंकने लगते हैं। One possible reason could be that the dog might have heard some unfamiliar high pitched sound which the resident did not hear। हो सकता है उन डॉग्स ने इतनी हाई पिच साउंड सुन ली हो जो कि हमारे कानों तक आएगी नहीं। और अच्छा, हमारी सबसे अच्छी बात ये है कुदरत ने हमारे साथ इतना इतना अच्छा ह्यूमन बींग्स को रखा हुआ है, इतनी अच्छा उनके लिए सारी चीजें बनाई हैं कि हम अच्छा है कि हम इतनी हाई पिच साउंड को नहीं सुन पाए, क्योंकि हो सकता है हमारे कानों को उसको इफेक्ट करती है। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा एयरफोन यूज करते हैं या ज्यादा ऐसे नॉइज वाली जगह पे रहते हैं या ज्यादा वो एनी टाइम उनके आसपास बहुत ज्यादा शोर होता रहता है तो उनको वो स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, उनको नींद कम आती है, हर वक्त उनके कान में से लगता है गूंजी हुई आवाज, हर वक्त उनको बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो एयर्स है वो सिर्फ 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। अवर एयर्स आर सेंसिटिवली only to a certain range of frequency 20 hertz to 20,000 hertz। We cannot hear sound waves of frequency below 20 hertz। जैसे आंट्स जो होती है ना, आंट्स की आवाज आप सुनते हैं, चींटी की आवाज सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज होती है वो बिलो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। ठीक है, और अबाउट 20,000 hertz। Dogs have the ability to hear very high pitch sound which we cannot। डॉग्स के अंदर कितनी होती है? 45,000 हर्ट्ज तक की एबिलिटी होती है कि भाई वो इतनी हाई पिच साउंड को भी सुन सके। साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स को हम लोग नहीं सुन सकते हैं और वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से नीचे, वो सॉरी 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। एंड दोज ऑफ फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स होती है उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को कहते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट हियर दीज साउंड वेव्स। वी आल्सो कैन नॉट हियर साउंड वेव्स इफ दे आर टू फीबल। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, हाथी है ये 20 हर्ट्ज से नीचे की वॉइस को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की वॉइस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक साउंड्स। और ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से के बीच की जो वेव्स होती है उनको सुन पाते हैं। ठीक है, और जो बैट्स होती है, चमगादड़ जो होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स सुन सकती है। मतलब इनको, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनको ये आराम से सुन सकती है। इसी तरीके से डॉग भी होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एनिमल्स की अब मैंने कुछ लिस्ट लगाई है जिसमें कि आप देखें जो इनकी हेयरिंग रेंज होती है, सुनने की जो हेयरिंग रेंज होती है वो कितनी ज्यादा होती है। एलिफेंट जो इनका होता है 16 हर्ट्ज से लेकर के 12 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, इसी तरीके से बेट्स की होती है अप टू 212 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अप टू 212 किलो हर्ट्ज। डॉल्फिन्स की 75 हर्ट्ज से लेकर के 150 किलो हर्ट्ज तक। कैट्स की 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। देखिए कितनी मतलब हाई रेंज की ये वॉइस को सुन सकते हैं। ठीक है, और ये आप ये देखिए, ये 30 हर्ट्ज की जो वॉइस है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो आप देखिए कितनी तेजी से है। ये 20 हर्ट्ज की कम हो गई फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि भाई एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो जितना हम लोग ज्यादा कर रहे हैं हर्ट्ज को, तो यही चीज तो है कि भाई एक सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेट कर रहा है, तो यही चीज कहलाती है हर्ट्ज। उसी को हर्ट्ज कह रहे हैं कि अगर वो एक सेकंड में 20 बार फ्रीक्वेंसी है, 20 फ्रीक्वेंसी है उसकी, या 20 बार ऑसिलेट कर रहा है उसका, तो हम कहेंगे वो 20 हर्ट्ज है उसकी वॉइस। तो आप यहाँ देखिए, अगर 10 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 20 हर्ट्ज है तो उसकी थोड़ी ज्यादा हो गई फ्रीक्वेंसी, और अगर 30 हर्ट्ज हो गई तो उसकी ज्यादा हो गई। और अगर आप 40-50
कर लें तो और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये और का बिल्कुल पास आती जाएंगी, ठीक है। मैनी एनिमल्स मेक साउंड दैट वी डू नॉट हियर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी दैट प्रोड्यूस आर आइदर टू लो और टू। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे साउंड्स बनाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हम नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की या तो बहुत ज्यादा हाई होगी, इतनी हाई कि 20,000 से ऊपर की होगी, या 20 हर्ट्ज से नीचे की होगी, ठीक। इस वजह से हम लोग उसको नहीं सुन पाते हैं। अब हम लोग चलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे। फ्लूट देखा होगा आपने, गिटार देखा होगा आपने, वायलिन, तबला, ढोलक, और अलग अलग टाइप के देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्रम किट, फ्लूट, ये सिंबल, सेलो, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वी फाइंड सर्टेन साउंड प्लीजेंट एंड एसोसिएटेड देम विद म्यूजिक। भाई हम बहुत सारी साउंड को बहुत प्लीजेंट मानते हैं, बहुत अच्छी लगती है, दिल को भरी लगती है, कानों को अच्छी लगती है, तो हम उसको म्यूजिक के साथ एसोसिएट कर देते हैं। इन अ म्यूजिकल साउंड दे आर अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो ऑफ रिलेशन टू ईच अदर। भाई जो म्यूजिकल साउंड होती है उनमें एक डेफिनेट रेशियो पर, यानी एक डेफिनेट रेशियो पर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है और जो कि एक दूसरे से रिलेट करती है। ब्रॉडली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो हम लोग जो है इनको 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या भाई, एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी वैसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें की स्ट्रिंग लगी हुई होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो सितार बजा रहे हैं, तो इनमें देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है कि नहीं। तो हम वैसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें की स्ट्रिंग लगी हुई होती है, जिनको हम छेड़ते हैं, मतलब इनको क्या कहते हैं, उनको ताल लगाई जाती है, जिनको छेड़ा जाता है इनकी स्ट्रिंग्स को, तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक तो ये सितार हो गया, आप गिटार में भी देखें उसमें भी होती है, और ये अलग अलग टाइप की, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें कि ये इस टाइप की स्ट्रिंग लगी हुई होती है। तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट जिनमें स्ट्रिंग लगी हुई होती है तो हम उनको स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी हम क्योंकि उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो एक पहला हो गया आपका स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिनमें स्ट्रिंग लगी हुई होती है, सच एज वायलिन, गिटार एंड सितार। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के जरिए से प्रोड्यूस होती है। तो हमने देखा कि भाई चाहे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई से भी दुनिया का कोई सा भी ऐसा डिवाइस हो, कोई भी हो, सब में साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन के कारण होती है। अब चाहे वो वाइब्रेशन स्ट्रिंग के जरिए से कराएं, चाहे आप किसी और के जरिए से कराएं, ठीक है। द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड इज अल्टर्ड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। जो इसमें श्रिलनेस आती है या पिच जो आती है वो कैसे आती है कि जब ये जो इसकी लेंथ है, जो इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जब आप इसको छेड़ते हैं तो इनकी क्या होती है, इनकी पोजीशन में चेंजिंग आती है ना। ये एक वेव की तरह काम करने लगते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से वाइब्रेट होते हैं, तो इनमें फिर इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ सितार प्लेयर प्लग्स द स्ट्रिंग विद द राइट हैंड व्हाइल द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इज चेंज्ड बाय प्रेसिंग द स्ट्रिंग विद द इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट। आप यहाँ पे देखिए, ये जो सितार प्लेयर है ये क्या कर रहा है, इसकी जो राइट हैंड है वो किधर है, वो इस तरफ है, ठीक है। और जो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, राइट हैंड से स्ट्रिंग को प्लग कर रहा है, यानी जो स्ट्रिंग है इनको राइट हैंड से छेड़ रहा है, ठीक है। और जो उसका लेफ्ट वाला हैंड है, जो लेफ्ट वाला हैंड है, लेफ्ट वाले हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या कर रही है, वो स्ट्रिंग को थोड़ा सा प्रेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सितार प्लेयर प्लेक्स द स्ट्रिंग विद द राइट हैंड, ठीक है। वो राइट हैंड से क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को प्लग कर रहा है, व्हाइल द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इज चेंजिंग बाय प्रेसिंग द स्ट्रिंग विद द इंडेक्स फिंगर। जो स्ट्रिंग को थोड़ा सा प्रेस करने की वजह से और वो भी किससे, अपनी लेफ्ट हैंड के इंडेक्स वाली फिंगर से इसको प्रेस करने से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो हैव एन एयर चैम्बर। इसमें एक एयर चैम्बर भी होता है विच हैज इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, जो कि साउंड के लाउडनेस को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या हो गया, इन विंड इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें की हवा भरी हुई होती है, जिनको हवा के जरिए से, जिसमें आप हवा डालो तो उसमें वो प्रोड्यूस, उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये लोग तीनों क्या कर रहे हैं, ये अपने मुंह से उसमें हवा को पास कर रहे हैं, हवा से इनको हवा उसमें पास कर रहे हैं तो उसमें आवाज निकल रही है। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें हवा डाली जाती है या जिनमें आप मुंह से इसको फूंक करके उसको बजाते हैं, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सच एज ट्रम्पेट,
फ्लूट एंड हार्मोनिका। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी साउंड वाइब्रेटिंग के जरिए से, वाइब्रेशन के जरिए से ही प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एयर है, वहां पे एयर के प्रोड्यूस होने की वजह से हो रहा है। द पिच ऑफ द साउंड इज अल्टर्ड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। तो वो एयर कॉलम की जो वाइब्रेशन होती है, उसकी जो लेंथ होती है, उसमें जब चेंजिंग आती है तो साउंड वहीं से प्रोड्यूस होता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए, इन परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज तबला। परकुशन इंस्ट्रूमेंट, परकुशन का मतलब होता है किसी चीज को टकराना। ठीक है, टकराने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को मारते हैं, तो जब मारते हैं किसी चीज पे, जैसे कि तबला हो गया, तबले पे क्या कहते हैं, किसी ने कि भाई तबले पे हाथ के जरिए से मारा जाता है, कभी कोई स्टिक्स होती है, स्टिक के जरिए से। ड्रम जो होते हैं उन पे स्टिक लगाई जाती हैं। ठीक है, वो जो ढोलक होते हैं उन पे हाथ से भी बजाते हैं बहुत सारे लोग स्टिक से भी बजाते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्किन ऑन द मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो जो मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत ही स्ट्रेच होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना इनकी, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है। जब इन पे कोई चीज मारी जाती है तो वहां पे वाइब्रेशन होता है और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। द पिच ऑफ द साउंड इज अल्टर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंशन इन द मेम्ब्रेन। और जो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो पिच हो रही है, साउंड की जो पिच है ना, वो कैसे होती है? तो भाई जो इन मेम्ब्रेन में जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी जब इनमें टेंशन डेवलप होती है कि जब आप इनको मारते हैं तो जाहिर सी बात है जब इनको मारेंगे नीचे जाएगी तो इनमें टेंशन डेवलप होगी, और जब ये ऊपर आएगी तो फिर ये एकदम नॉर्मल पोजीशन पे होगी। तो ऊपर नीचे जब ये करती रहती है, यानी कि इनमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती रहती है टेंशन में, तो यहीं से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। मेनली आप यहाँ पे देखें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो परकुशन इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो विंड इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो, हर इंस्ट्रूमेंट में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे हो रही है? वो हो रही है आपके वाइब्रेशन के कारण। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये एक्टिविटी क्या है। इसमें आपको जल तरंग बनाना है। जल तरंग आप जानते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक बाउल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे बाउल ले लेते हैं और इनमें जो है पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, और पानी जो होता है यानी कि सब में एकदम सेम ही लेवल होना चाहिए, नहीं अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल पे, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, इसी तरीके से। देखिए, मुझे इसका पूरा तो पक्का पता नहीं है, जो लोग इसको जानते होंगे कम्प्लीटली तो उनको पता होगा कि भाई पानी का लेवल कितना रखते हैं। या आपको ज्यादा जानना होगा तो आप यूट्यूब तो जिंदाबाद है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं ना। मैं क्या बता रही थी कि हाँ, जल तरंग के बारे में बता रही थी कि इसमें जल तरंग जो है क्या होता है कि भाई आप बहुत सारे बाउल्स ले लीजिए और बाउल्स लेकर के उनको ऐसे, जैसे इस बच्चे ने अपने आसपास सेट किया हुआ है, इसको आप ऐसे सेट कर लेना है, उसमें पानी डाल देना, अलग अलग लेवल है ना, एकदम सेम लेवल नहीं रखना है। उसके बाद क्या करना है, एक स्ट्राइक द बॉल्स वन आफ्टर द अदर विद द बाउल्स होना चाहिए, वन आफ्टर द अदर विद द ड्रम स्टिक 1 to 5। उसके बाद एक के बाद दूसरे पे आपको एक स्टिक से, उसको ड्रम स्टिक से आपको उसको स्ट्राइक करना है। जब आप उसको स्ट्राइक करेंगे तो यू गेट साउंड ऑफ डिफरेंट पिचेस, तो आपको अलग अलग पिच की साउंड दिखेगी। द पिच इज हाईएस्ट इन द बाउल विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा वाटर है, जिस बाउल में सबसे ज्यादा वाटर है, मैक्सिमम अमाउंट वाटर है, तो उसकी पिच जो है, उस बाउल की जो पिच है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। जो और जिस बाउल में कम है, बहुत कम पानी है, उसकी जो पिच है वो कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल तरंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा नॉइस। नॉइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइस। तो साउंड में आपकी अनप्लीजेंट, प्लीजेंट, लाउड, सॉफ्ट, ऑडिबल, अनऑडिबल, सब टाइप की साउंड आ जाती है। लेकिन जो नॉइज होती है वो स्पेशली जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, ये स्पेशली यूज होता है आपका अनप्लीजेंट, डिस्कम्फर्ट, ऐसी साउंड जो कि स्ट्रेस लाए, है ना, ऐसे साउंड जैसे आप बोलते हैं ना, डोंट मेक अ नॉइज, भाई शोर मत करो। शोर का मतलब ये है कि आपके दिमाग पे लग रही है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं वहां पे, अनप्लीजेंट साउंड है, भौंडी आवाजें हैं, ये शोर है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉइज। सो अनप्लीजेंट डिस्कम्फर्ट कॉजिंग साउंड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से निकल रही है, चाहे वो गाड़ी से निकल रही है, चाहे वो एरोप्लेन निकल रहा है, चाहे बच्चे शोर कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, नॉइज। सस्टेन presence of harmful, unwanted or annoying noise in the environment is called noise pollution। और यही वजह है कि एनवायरमेंट में अगर हार्मफुल, अनवांटेड और एनोइंग नॉइज आ रही है, जो आपको इरिटेट कर रही है, यही चीज नॉइज पॉल्यूशन का कारण बनती है। सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है भाई? एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस नॉइज इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नॉइज को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो नॉइज पॉल्यूशन का सोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं,
जितने भी कार हैं, ब्लेरिंग लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर चीख चीख के गला फाड़ के तो नहीं, सॉरी, मतलब चीख चीख के जो लाउड स्पीकर चलते हैं वो, टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन आपने एकदम उसकी स्पीकर को आपने एकदम तेज कर दिया, बिल्कुल रेडियो आपने बिल्कुल हाई स्पीड पे चलाया हुआ है, इसकी वॉल्यूम एकदम हाई की हुई है, व्हेन प्लेड एट अ लाउड वॉल्यूम, एयर कूलर्स एंड एयर कंडीशन, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि ऐसी नॉइज को प्रोड्यूस कर रही है जो कि डिस्कम्फर्ट है ना, या आप चीख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो इनकी जो झगड़े की जो आवाज होती है ये भी काफी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। तो जो भी ऐसा भी कोई भी सोर्स हो जो कि ऐसी आवाज निकाल रहा है जो लाउड है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो हार्मफुल है, ये सभी जो है नॉइज पॉल्यूशन में आते हैं। अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज हैज अ जेरिंग इफेक्ट ऑन अस, जो नॉइज है वो बहुत ही जेरिंग इफेक्ट डालते हैं, ये जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक इफेक्ट डालते हैं। द इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन पीपल शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते कि नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट जो है वो बहुत ही हल्के में, कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है, नॉइज आ रही है तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इनके। क्या? इरिटेशन एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इसका सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जहन में इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ाहट आती है हमारे जहन में जब हम ज्यादा शोर सुनते हैं या हम ज्यादा, जैसे आप खुद ही देख लें, अगर आप कहीं सोने की कोशिश कर रहे हैं, सोने और जो आपके आसपास कोई शोर कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको कितनी ज्यादा इरिटेशन होती है ना, आपका कंसंट्रेशन, आप सही से किसी चीज पर अगर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं तो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना चाह रहे हैं, क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो आपको कितना ज्यादा परेशानी होती है। और आहिस्ते आहिस्ते जब आप ज्यादा शोर में रहते हैं तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो खत्म होने लगता है। ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, विच कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। एयर डैमेज एंड लॉस ऑफ हियरिंग, आपका जो एयर है, कान है, कान की सुनने की क्षमता डैमेज हो सकती है। और यही वजह है कि आप फॉरेन कंट्री के ज्यादातर बच्चों को देखें तो वो मशीन लगा के रखते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि वो जो मशीन लगा रखते हैं कान में, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी अलग से। एंड लॉस ऑफ हियरिंग, और जो आप सुनने की क्षमता वो आपकी कम होती है, विच में रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू अ सडन लाउड नॉइज और फ्रॉम कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू नॉइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो भाई ये जो लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है, ये या तो ये कभी आपने बहुत तेजी से कोई धमाका हो गया आपके कान में के पास, या किसी ने आपके बहुत जोर से, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं शरारती में एक दूसरे के उसमें भो कर देते हैं ना, कानों में हम लोग के भी कर दिया करते थे। तो ये जो होती है ये सारी चीजें, इस लॉस ऑफ हियरिंग इससे भी हो सकता है। या ये है कि आप बहुत ही लंबे समय तक बहुत जोर जोर से आवाजें सुन रहे हैं, तो इससे भी कान डैमेज हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बताए गए हैं आपको। फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉइज स्ट्रेस, डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, psychological triggers for individual with PSTD, lower threshold for noise resulting in sleep disturbance, increasing heart rate, change in immune system, anxiety, annoyance, mood shifts, elevation of cortisol production, hypertension। तो देखिए, आप देख लीजिए कि मतलब एक बंदे के अंदर एक नॉइज की वजह से, यानी कि नॉइज स्ट्रेस से, नॉइज पॉल्यूशन से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक और टॉपिक रह गया, मेजर टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, कि भाई ऐसे कौन से मेजर्स है जिनके जरिए से नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। सो मिनिमाइजिंग नॉइज पॉल्यूशन रिक्वायर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। भाई नॉइज पॉल्यूशन का सबसे मेन तरीका क्या है कि जो आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं, आप वो एक डिसिप्लिन में रहें। या जो अगर आप ऑटोमोबाइल में सफर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ज्यादा हॉर्न ना यूज करें। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि जब कोई भी ऑटोमोबाइल यूज करते हैं तो बिला वजह हॉर्न को बजाते रहते हैं, है ना, कि गली से गुजर रहे हैं या कहीं से भी गुजर रहे हैं तो हॉर्न बजाते हुए गुजर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या करती है, दूसरों को इरिटेट करती हैं, आपके नेबर्स को इरिटेट कर सकती हैं, आपके उनसे झगड़े हो सकते हैं। या आप जोर से अपने घर में टेलीविजन चला रहे हैं तो उनको आवाज हल्की करें। सम ऑफ द मेजर्स वन शुड अडॉप्ट टू कीप नॉइज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल आर गिवन बिलो। क्या? द यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी अवॉइडेड, भाई लाउड स्पीकर की यूज ना किया जाए। पीपल लिविंग इन फ्लैट्स एंड हाउस क्लोज टू ईच अदर शुड नॉट टॉक टू लाउडली और प्ले द टेलीविजन म्यूजिक टू लाउडली सो एज नॉट टू डिस्टर्ब देयर नेबर्स। भाई जो लोग आपस ऐसी जगहों पे रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में देखते हैं ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब एक एक फ्लैट पे काफी सारे लोग रह रहे हैं। या ऐसे घर जिनके जो जैसे डेली वगैरह में लोग क्या होते हैं, बिल्कुल पास रहते हैं। ठीक है, हम जिस एरिया में रहते हैं वहां भी बहुत ज्यादा लोग पास रहते हैं, तो ऐसे लोग आपस में एक दूसरे के पास रहते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप
नॉर्मली आवाज में बात करें, जोर जोर से बात ना करें। तो आप टेलीविजन चला रहे हैं, म्यूजिक चला रहे हैं, कुछ भी उनको तेज तेज आवाज ना करें, ताकि आप जो नाइबर्स हैं उनको डिस्टर्ब ना हो, आपको डिस्टर्ब ना हो। आप ऐसी हरकत, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके हो सकता है नाइबर्स जो वो चिढ़ करके भी ऐसी हरकतें कर ले, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका भी नुकसान, उनका भी नुकसान। व्हाइल ड्राइविंग पीपल शुड अवॉइड प्लेइंग लाउड म्यूजिक एंड यूजिंग द हॉर्न अननेसेसरी। जब ड्राइविंग करें तो उस वक्त जो लाउड म्यूजिक है उनकी ऐसा नहीं है कि चलाते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। तो क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से म्यूजिक चला के रखते हैं और आपस में गुजर रहे हैं, या ये कि हॉर्न अननेसेसरी यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, हम नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन फॉर नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे कुछ बताए गए। प्लांटिंग bushes and trees in and around generation source is an effective solution of noise pollution। कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग कीजिए। रेगुलर सर्विसिंग एंड tuning of automobiles can effectively reduce the noise pollution, है ना। buildings can be designed with suitable noise absorbing materials for the wall, windows and ceilings। ये मॉडर्न सॉल्यूशंस है, ठीक है। वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट सच एज एयर प्लग्स एंड एयर मफ्स फॉर हियरिंग प्रोटेक्शन। ओके, तो आज आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।